Hello everyone, we are again here to conduct in-house training session, and now the today's topic is in-house training program on the topic of teaching strategies in Hindi secondary level, and our the resource person Miss Sajda Banu. He will conduct today's training session. Thank you, sir. Good morning to all. I am Sajda Banu. My topic is हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्य में भाषा शिक्षण का विशेष महत्व है। भाषा के माध्यम से ही छात्र ज्ञान विज्ञान के अनेक विषयों का अध्ययन करते हैं। यदि छात्र का भाषा पर अधिकार नहीं होगा तो वह ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाएगा। भाषा ही हमारे चिंतन का आधार भी है। किसी भी जनतंत्र की सफलता उसके नागरिकों के चिंतन पर ही निर्भर करती है। भारतीय गणराज्य में 9 राज्यों के छात्र भी मातृभाषा हिंदी है और अन्य राज्यों में इसका स्थान द्वितीय भाषा का है। जिन राज्यों में मातृभाषा के रूप में ही हिंदी का व्यवहार होता है, वहाँ के लोगों का यह विशेष कर्तव्य है कि वे छात्रों के भाषा ज्ञान को बढ़ाएं तथा हिंदी भाषा पर अधिकार करने में उनकी सहायता करें। हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पढ़ाया जाता है। भाषा के आधार पर ही मनुष्य स्वास्थ्य साहित्य को जन्म देता है और इसी दृष्टि से भाषा शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: भाषा ग्रहण, भाषा प्रकाशन, सृजन। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार भाषा के शिक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि हम दूसरों की कही तथा लिखी हुई भाषा को ठीक ठीक समाचार पढ़ सकें और शुद्ध प्रभाव तथा रामनीय से उसे लेकर बोल सके। हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य: बच्चों को शुद्ध बोलने तथा शुद्ध लिखने का ज्ञान देना, सरल एवं प्रभावपूर्ण तथा स्पष्ट भाषा में अपने भाव और अनुभूतियों एवं विचारों को व्यक्त करना, दूसरों की लिखी हुई भाषा एवं बोली हुई भाषा को समझने में योग्यता उत्पन्न करना, भाषा को हाव भाव के साथ एवं आरोह अवरोह के साथ वचन करने की कला का ज्ञान होना, विद्यार्थियों के ज्ञान विवेक एवं चारित्र का विकास करना, पठन पाठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्र को सत्य साहित्य की रचना के योग बनाना तथा मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को अध्ययन कराकर उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करना, छात्रों को लोकोक्तियों एवं मुहावरों का ज्ञान दिलाना, छात्रों में क्रमबद्ध विचार करने, भाव को अभिव्यक्त करने तथा ज्ञानार्जन के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न कराने का प्रयास करना, पुस्तक को निहित ज्ञान भंडार का अवलोकन कर स्वास्थ्य के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न करना, साहित्य का लक्ष्य उत्तम नागरिक उत्पन्न करना भी है। इसलिए हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नागरिक के उत्तम से उत्तम गुणों का विकास भी है। विद्यालय स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य: विद्यालय स्तर पर हिंदी भाषा के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य कक्षा 1 से 5। दूसरा, उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य कक्षा 5 से 8। तीसरा, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य: पहला, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य कक्षा 1 से 5 तक। प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को मातृभाषा की औपचारिक शिक्षा आरंभ होती है। अतः प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है: बच्चों को शुद्ध शब्द उच्चारण ध्वनि
निर्गमन, धैर्य तथा आत्मविश्वास एवं परवाह, उत्साह के साथ बोलने के कौशल का विकास करना। बच्चों को वर्ण लिपि, शब्द समूह एवं वाक्य रचना का ज्ञान कराना। बच्चों को शब्दावली, सूक्तियाँ, लोकपंक्तियाँ एवं मुहावरे का ज्ञान कराना। बच्चों में सुंदर लेख, शुद्ध वर्तनी एवं व्याकरण संबंध वाक्य रचना के कौशल का विकास करना। बच्चों में सही गति एवं पूर्ण मनोयोग से पाठन के अर्थ को समझने के कौशल का विकास करना। बच्चों में अपने विचारों को मौखिक एवं लिखित रूप से अभिव्यक्त करने को रुचि का विकास करना। बच्चों में शुद्ध एवं शिष्ट भाषा सीखने तथा इनकी सामान्य जानकारी प्राप्त करने की प्रवृत्ति का विकास करना। सबसे पहले टॉपिक माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों के तीन भागों में बांटा जा सकता है। भाव प्रकाशन का उद्देश्य, भाव ग्रहण का उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य। तो माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा के व्याकरण का ज्ञान कराना चाहिए तथा इसके साथ ही साहित्य से भी परिचित कराना चाहिए। अतः इस स्तर पर भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होनी चाहिए। छात्रों को हिंदी की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से मानव उपयोगी ज्ञान कराना। छात्रों को शब्दों को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों के प्रयोग का स्पष्ट ज्ञान कराना। छात्रों में सुंदर लेखन एवं व्याकरण, समस्त पूर्ण वाक्य रचना के कौशल का विकास करना। छात्रों में उचित ध्वनि प्रवाह एवं धैर्य के साथ कौशल का विकास करना। छात्र में मातृभाषा एवं उसके साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि का विकास करना। छात्रों से दूसरों के द्वारा मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त विचारों को जानने की रुचि का विकास करना। छात्रों में भाषा एवं उसके साहित्य के प्रति आदर पूर्ण भाव का निर्माण करना। उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य कक्षा 9 से 10 को उच्च माध्यमिक या माध्यमिक शिक्षण भी कहा जाता है। इस स्तर तक भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। माध्यमिक शिक्षा अधिकार बच्चों की पूर्ण शिक्षा होती है, इसलिए इस स्तर पर बच्चों को भाषा के व्यवहारिक प्रयोग में समर्थ या निपुण बना देना चाहिए। साहित्य की भाषा का भी ज्ञान करा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें व्याकरण का भी अभिव्यवस्थित ज्ञान करा देना चाहिए एवं उच्च संप्रेषण कौशल विकसित कर देना चाहिए। अतः इस दृष्टि से इस स्तर पर भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। छात्रों में पठन कला को निपुणता का विकास कराना चाहिए। छात्रों को उचित गति के साथ लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। छात्रों को क्षेत्रीय लोकोक्तियों एवं मुहावरों का संपूर्ण ज्ञान कराना। छात्रों को निबंध, संवाद, सारांश, पत्र इत्यादि लिखने की कला कुशलता उत्पन्न करने का प्रयास करना। छात्रों को व्याकरण संबंधी नियमों का पूर्ण ज्ञान कराना। छात्रों में मौन वाचन की आदत का विकास कराना तथा मौन वाचन के माध्यम से तथ्यों को ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना। छात्रों में भाषा के अधिक से अधिक अध्ययन की प्रेरणा उत्पन्न करना। छात्रों में व्याकरण संबंधी सूत्रों के उच्चारण एवं सृजनात्मक क्षमता की वृद्धि करना। छात्रों में चिंतन की प्रवृत्ति का विकास करना। छात्रों को भाषा में व्यवहारिक विश्लेषण में निपुण बनाना। छात्रों को व्यवहारिकता का ज्ञान कराना तथा अन्य विषयों का साहित्यिकी अध्ययन कराना।
शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार। विस्तृत शिक्षण योजना क्या है? शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एक निश्चित योजना का निर्माण किया जाए। अध्यापक पाठ्य वस्तु का विश्लेषण कर उसे एक नियोजित रूप में लिख लेता है। इसे शिक्षण की योजना कहते हैं। शिक्षक इसके माध्यम से एक ऐसा वातावरण का निर्माण करता है जिससे छात्र सीखने का उपयुक्त अनुभव प्राप्त कर सके। टोली शिक्षण। भारतीय परंपरागत शिक्षा प्रणाली की तुलना में यह एक नया प्रत्यय है। ऐसे प्रविधि में 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर समूह में पाठ योजना तथा शिक्षण उद्देश्यों को तय करते हैं। सामूहिक रूप से ही विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है। पुनर्शिक्षण। शिक्षण एवं पुनर्शिक्षण की बार बार आवृत्ति की जाती है जब तक कि शिक्षण कौशल के वांछित स्तर की प्राप्ति न हो जाए। इस चक्र में छात्र अध्यापक पुनः पाठ योजना बनाकर पुनः शिक्षण प्राप्त करता रहता है और उसे पुनः पृष्ठपोषण मिलता रहता है। इस प्रकार उसे विशिष्ट कौशल में दक्षता प्राप्त हो जाती है। उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण या अनुदेशात्मक कार्य होता है जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विषय विशेष या प्रकरण विशेष से संबंधित किसी विशेष समस्या या कठिनाई के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख आधार निदानात्मक प्रक्रिया होती है। शिक्षण के तरीके। शिक्षण के तरीके। आगमन विधि। शिक्षण के तरीके। आगमन विधि में जनक अरस्तु है। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्य एवं घटनाओं के लक्षण एवं विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम व सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि। निगमन विधि आर्थिक विश्लेषण की सबसे पुरानी विधि है। इस रीति को काल्पनिक रीति, विश्लेषण रीति, अमूर्त रीति आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इस रीति अथवा विधि से सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है, अर्थात सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य की खोज की जाती है। किंडरगार्टन या शिशुस्थान या बालवाड़ी। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा एक रूप है जो घरेलू शिक्षा से बदलकर अधिक औपचारिक स्कूली शिक्षा में संक्रमित हो गया है। एक परिभाषा जो प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और प्री स्कूल बताती है के अनुसार यह 6 और 7 साल से कम उम्र के बच्चों को पूर्व प्री और आकस्मिक शिक्षण है। बच्चों को रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है और उनमें
बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। साथ ही कभी कभी थोड़ी बहुत औपचारिक शिक्षा भी दी जाती है। अधिकांश देशों में बालवाड़ी प्रारंभिक बचपन की शिक्षा की प्री स्कूल प्रणाली का हिस्सा है। बच्चे आमतौर पर 2 साल से 7 साल की उम्र के बीच किसी भी समय में बालवाड़ी जाते हैं। यह स्थानीय प्रणाली पर निर्भर करता है। मोंटेसोरी शिक्षा पद्धति बच्चों के लिए शिक्षा की एक प्रणाली है जो औपचारिक शिक्षण विधियों का उपयोग करने के बजाय प्राकृतिक रुचियों और गतिविधियों को विकसित करने का प्रयास करती है। एक मोंटेसोरी कक्षा व्यवहारिक व क्रियाशील शिक्षण को और वास्तविक दुनिया के कौशल को विकसित करने पर महत्व देती है। यह स्वतंत्रता पर जोर देता है। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। परियोजना या प्रोजेक्ट का अर्थ। पार्कर के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। किलपैट्रिक के शब्दों में प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए। यह विधि परियोजनावाद की विचारधारा पर आधारित है। ऐसे में आंकड़ों का एकत्रीकरण किसी समस्या को केंद्रित करते हुए सामुदायिक रूप से किया जाता है। प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिससे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। परियोजना विधि के गुण। छात्रों को स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है क्योंकि छात्र स्वतंत्र होकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। इस विधि द्वारा अधिगम का स्थायीकरण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास हेतु उपयुक्त विधि है। विद्यार्थियों ने कार्य करने में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। शिक्षण के तरीके। डाल्टन पद्धति, पेस्टोलॉजी विधि, स्वानुभविक व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, निरूपण निर्देशन विधि। वाचन का अर्थ एवं साधन। बालक को शब्द ध्वनियों का उचित ज्ञान कराया जाए। तभी उनके मुंह के उचित स्थान से ध्वनियाँ निकलेंगे। छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराएं। स्वर्ग के उचित उतार चढ़ाव का ज्ञान कराएं। विराम, अर्धविराम आदि चिन्हों का ज्ञान कराएं। वाचन मुद्रा का उचित प्रयोग कराएं। शुद्ध उच्चारण हेतु अक्षर बोध प्रणाली का प्रयोग करें। शिक्षक द्वारा छात्रों से अपने वचन का अनुकरण कराया जाए। ध्वनि में समानता रखने वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाए। वाक्य शिक्षण प्रणाली का प्रयोग किया जाए।
वाचन शिक्षण की विधियाँ। संगीत विधि। सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे संगीत कहलाती है। गायन, वादन व नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत नाम इन तीनों के एक साथ व्यवहार से पड़ा है। गाना बजाना और नाचना प्राय उतने ही पुराने हैं जितना पुराना आदमी है। देखो और कहो। शिक्षा जगत में वाचन की शिक्षा हेतु कई विधियां प्रचलित है, जिनमें ये निम्न प्रमुख है। देखो तथा कहो विधि। इस विधि में एक पूरा शब्द श्याम पट पर लिखा जाता है तथा अक्षरों की पहचान के साथ पर स्थान पर शब्द के स्वरूप की पहचान कराई जाती है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि अव्याहत शब्दों के रूप तथा प्रयोग में धोखा हो जाता है। एक तो शब्दों की संख्या अपरिमित होती है, कहाँ तक उसका परिचय कराया जाए। दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी सावधानी से मर्म का धर्म या धर्म पढ़ा जा सकता है, इसलिए यह विधि त्याज्य है। अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि यह विधि अत्यधिक पुरानी विधि है तथा आज तक भी इस विधि का प्रयोग भारतीय भाषाओं के लिए किया जाता है। इस विधि में बालक क्रमानुसार वर्णमाला के भिन्न भिन्न अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा बालक अक्षरों का ज्ञान जब भली प्रकार कर लेते हैं तो उन्हें शब्द बनाना सिखाया जाता है। संवेद पाठ विधि। संवेद पाठ विधि इस विधि से छोटे पद एवं गीत सिखाने में सुविधा होती है। अध्यापक पाठ के एक अंश को स्वयं भावपूर्ण रीति से पढ़ाता है तथा कक्षा के सब विद्यार्थी एक साथ उसकी आवृत्ति करते हैं। ऐसा करने में स्वर साधता है तथा वाचन संस्कार दृढ़ हो जाता है, इसलिए यह विधि कुछ सीमा तक लाभकारी है। ध्वनि साम्य विधि। बच्चों के अनुकरण के प्रवृत्ति होती है, वे वैसा सुनते हैं जैसा बोलते हैं। ध्वनि साम्य प्रविधि में अनुकरण और अभ्यास दोनों ही क्रियाओं के माध्यम से सुनने और बोलने की योग्यता को निखरा जाता है। वे स्पष्टोच्चार, उचित लय, सौराध्यता, बालघात के साथ बोलने का अभ्यास तथा अर्थ विभेद करने में समर्थ हो जाता है। अनुध्वनि विधि। अनुध्वनि विधि यह भी देखो तथा कहो विधि का रूपांतर मात्र ही। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें एक समान उच्चारित होने वाले शब्द एक साथ ही सिखाए जाते हैं। इसमें शिक्षक एक शब्द कहता है तथा छात्र उस शब्द को ध्वनि का अनुकरण करता है। सास्वर वाचन का महत्व। सास्वर वाचन से छात्रों की झिझक दूर होती है, छात्रों में निडरता आती है, आत्मविश्वास का गुण फायदा होता है, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है, छात्रों का संकोच और झिझक दूर होती है, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेखकों की अनुपस्थिति में अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराने के लिए सास्वर वाचन की आवश्यकता होती है। सास्वर वाचन के
विधिवत अभ्यास द्वारा छात्र को सफल वक्ता बनाया जाता है। सास्वर वाचन के अंग। विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम का अर्थ रुकना है। लिखित भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। लेखक के भाव बोध को सुबोध और सरल बनाने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। उचित बल। शुद्ध उच्चारण। किसी भी भाषा का उच्चारण का बहुत महत्व होता है। भाषा सीखने तथा सिखाने में उच्चारण की अशुद्धियाँ बहुत बाधक होती है। शुद्ध उच्चारण ही भाषा विशेष के ज्ञान का प्रथम चरण होता है। हिंदी भाषा उन्नति के पद पर अग्रसर हो रही है तथा इसके राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होने के बाद इसका महत्व और भी बढ़ गया है। अंत एवं इसे शुद्ध, समृद्धि, स्वप्रिय एवं सर्वग्राह्य बनाने हेतु उच्चारण की शुद्धता की तरफ ध्यान देना परामर्श है। ध्वनि का उचित ज्ञान। ध्वनि का उत्पादन वक्ता द्वारा होता है, वह उसका श्रवण श्रोता द्वारा होता है। ध्वनि का आधार वायु है। ध्वनि वक्ता के मुख से निकलकर वायु तरंगों के माध्यम से श्रोता की कर्णोद्रिय तक पहुंच जाती है। जिस शास्त्र में मानव ने वाक्य यंत्र से उच्चारित सार्थक ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं। विशेष बल। प्रसंग अनुसार उतार चढ़ाव, सारसता एवं मधुरता। वाचन मुद्रा। वाचन मुद्रा से हमारा आशय बैठने, खड़े होने, वाचन सामग्री को हाथ में पकड़ने तथा भावों में अनुकूल आँखों, हाथों और अंगों का संचालन करने से है। स्वर वाचन के प्रकार। व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन, मौन वाचन एक ही व्यक्ति द्वारा व्यक्तित्व किया जाता है। इसमें ध्यान केंद्रीकरण अधिक होता है क्योंकि बीच में बिना उपस्थित करने वाले कारक नहीं आते। युग्म में सस्वर वाचन, यदि युग्म जोड़े में वाचन का कार्य किया जाना है। सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन यह कक्षा में एक समूह में बच्चों के द्वारा पाठ्य के वाचन से संबंधित है। दो या दो से अधिक छात्रों द्वारा आवाज़ सहित किए जाने वाले वाचन को सामूहिक वाचन कहते हैं। इस वाचन से बच्चों यानी कि छात्रों की झिझक दूर होती है। उनमें मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास का संचार पैदा होता है। आदर्श वाचन। अब आदर्श वाचन भी दो प्रकार से होता है। व्यक्तिगत वाचन पाठन, सामूहिक या समवेत पाठन वाचन। यहाँ व्यक्तिगत वाचन शिक्षा द्वारा भी दे सकता जो आदर्श पाठ ही कहलाएगा तथा विद्यार्थी द्वारा तो अनुकरण पाठ कहलाएगा। गद्य वाचन। सामान्यतः मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार ही भाषा को गद्य कहा जाता है। इसमें केवल आंशिक
सत्य है, क्योंकि इसमें गद्यकार के रचनात्मक की बोध अवहेलना है। साधारण व्यवहार की भाषा भी गद्य तभी कही जा सकती है जब यह व्यवस्थित और स्पष्ट हो। रचनात्मक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए गद्य को मनुष्य की साधारण किंतु व्यवस्थित भाषा को उसकी विशिष्ट अभिव्यक्ति कहना अधिक समीचीन होगा। कविता वाचन। मौखिक अभिव्यक्ति जीवन का अहम हिस्सा है। विद्यार्थी जीवन में वाचन कला का अभ्यास न केवल आत्मविश्वास की अभिवृद्धि करता है वरन वाचन कौशल के स्तर को अच्छा बनाता है। थैंक यू।